जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। पॉलिटिकल साइंस के कैप्सूल धमाके में एक बार फिर आपका स्वागत है। अपने बड़े प्रश्नों को लेकर जो कैप्सूल धमाका सीरीज स्टार्ट की है, ये उसकी अंतिम कड़ी है। फर्स्ट बुक के 3 चैप्टर बचे हुए थे जिनके ब्लूप्रिंट को समझना था और बड़े प्रश्न कौन से इंपॉर्टेंट है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने छठे चैप्टर अंतरराष्ट्रीय संगठन से अपनी कहानी को। और सबसे पहले हम ब्लूप्रिंट को समझते हैं। एक तो बता दूं, ये जो आपका 6 चैप्टर है ये टोटल 6 नंबर का है। इसमें एक एक नंबर के 2 प्रश्न आएंगे और साथ में 4 नंबर का एक बड़ा प्रश्न है, वो इस चैप्टर से आने की संभावना रहेगी। तो 4 नंबर वाले अंक के हिसाब से भी हमें इस चैप्टर को तैयार है वो करना है। तो इस हिसाब से अपने बड़े प्रश्नों की बात करें तो पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता के कारणों को समझाइए। तो 4 जो कारण हैं वो कम से कम इसमें आपको तैयार करने हैं 4 नंबर के हिसाब से। दूसरा प्रश्न जो इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट है वो ये है कि भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य क्यों बनना चाहता है, 4 कारण लिखिए। साथ में आपके ये भी तैयार हो जाएगा भी सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, क्योंकि भारत उन योग्यताओं को पूरा करता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद अगला प्रश्न है इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट, वो है एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की क्या भूमिका है, इसकी व्याख्या करनी है। तो 4 नंबर के हिसाब से भी यानी एक पेज में कम से कम आंसर आ जाए, इस हिसाब से तैयार करना है। 5वां इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस चैप्टर का कि संयुक्त राष्ट्र संघ को अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए हाल ही में क्या कदम उठाए गए हैं। तो ये बातें इस के अंदर आपको ऐड करनी है। बहुत प्यारा प्रश्न है। 5वां प्रश्न देखिएगा इस चैप्टर का, वो है भी सुरक्षा परिषद के स्थायी और अस्थायी सदस्यों के लिए सुझाए गए कोई 4 मापदंड बताइएगा। याद कीजिए, हमने 2 नंबर पे प्रश्न पढ़ा, भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य क्यों बनना चाहता है, और यहां पर हमने सीधा बात कर लिया भी सुरक्षा परिषद के स्थायी और अस्थायी सदस्यों के लिए सुझाए गए मापदंड कौन से हैं। तो सेम ही बातें लगभग इसके अंतर्गत होगी, बस वहां इंडिया की बात आ जाएगी। तो ये भी एक अच्छा प्रश्न है, इस रूप में पूछा जा सकता है। इस चैप्टर का 6ठा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों के नाम बताइए और उनकी कार्यप्रणाली की 3 मुख्य शिकायतें हैं वो भी आपको बतानी है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। 3 शिकायतें ही आपके पाठ्यपुस्तक में दी गई है। तो 5 स्थायी सदस्यों के नाम और उनकी 3 मुख्य शिकायतें हैं, इनके वर्किंग सिस्टम को लेकर वो तैयार करनी है। अगला प्रश्न है मैचिंग वाला प्रश्न है। तो इस चैप्टर में मैचिंग वाला प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ एक प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ और उसकी एजेंसियां हैं, तो एक तरफ उसकी एजेंसियां दे रखी है और साथ में उसके जुड़े हुए काम हैं वो दिए गए हैं। यहाँ पर आप देखिए 5 सुरक्षा एजेंसियों की बात यहाँ पर की गई है। तो इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। आप देखेंगे पाठ्यपुस्तक के लास्ट में 10 इस प्रकार की एजेंसियां और उनसे जुड़े हुए काम दिए गए हैं। तो यहाँ 2 प्रश्न बनाकर मैंने आपको दिए हैं। तो अच्छे से इनको मैचिंग वाले क्वेश्चन को आपको तैयार करना है, कौन सा किससे जुड़ा हुआ है। तो 7वां प्रश्न ये आपका मैचिंग वाला है इंपॉर्टेंट, और इसी प्रकार का 8वां प्रश्न है आपका मैचिंग वाला। तो इस चैप्टर में मैचिंग वाले प्रश्नों के हिसाब से भी आपको तैयारी करनी है। तो यूएनओ से जुड़े हुए कुछ और जो भी उसकी स्थापना कब हुई, कितने मेंबर हैं, ये भी मैचिंग के रूप में आ सकती है। तो वो जब आप एक एक नंबर वाले प्रश्न तैयार कर लोगे तो बाकी मैचिंग वाले प्रश्न अपने आप ही तैयार है वो हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आपके इस 6ठे चैप्टर अंतरराष्ट्रीय संगठन में इन 8 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को अच्छे से तैयार है वो करना है। आपका पहला काम यही है भी इसको अच्छे से कवर कीजिएगा। चलिए अब अगले चैप्टर पर बात कर लेते हैं, और अगला अपना चैप्टर है 7वां कि समकालीन विश्व में सुरक्षा। इस चैप्टर की बात करें तो आप पहले तो ये समझिएगा ये टोटल कितने नंबर का है ये चैप्टर। ये टोटल 5 नंबर का आपका चैप्टर है। इसमें एक प्रश्न 1 नंबर का आएगा और 2-2 नंबर के 2 प्रश्न इस चैप्टर से आने की पूरी संभावना रहेगी पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं
उनके उत्तर को 2-2 नंबरों वाले हिसाब से आपको तैयार है वो करने हैं। चलिए अब इस आधार पर बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न इस अपने समकालीन विषयों में सुरक्षा वाले में। पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, भारत की सुरक्षा नीति के 2 घटक बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सुरक्षा नीति के घटक हैं तो कम से कम 2 तो आप अच्छे से तैयार हैं वो कर लीजिएगा इस चैप्टर के अंदर। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्न को परिभाषित कीजिए, आप्रवास, शरणार्थी, आंतरिक रूप से विस्थापित और अपरोध। तो यहाँ परिभाषा के रूप में देने का उद्देश्य यही है, भी इस चैप्टर से कई बार परिभाषा है वो भी पूछ ली जाती है, या इनमें अंतर पूछ लिया जाएगा भी आप्रवास और शरणार्थी में क्या अंतर है, या आप्रवास या आंतरिक रूप से विस्थापित में क्या अंतर है, शरणार्थी और अपरोध में क्या अंतर है। तो जब परिभाषा आपके तैयार हो जाएगी तो उनमें अंतर भी अपने आप तैयार है वो हो जाएगा। तो इस हिसाब से इन चारों की परिभाषा आप तैयार हैं वो कर लीजिएगा। तीसरा प्रश्न देखिएगा इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट, कि शक्ति संतुलन क्या है और कोई देश इसे कैसे कायम करता है। पाठ्यपुस्तक का ही अपना प्रश्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है 2 नंबर के प्रश्न के हिसाब से। चौथा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सुरक्षा के परंपरागत दृष्टिकोण के हिसाब से बताइए कि अगर किसी राष्ट्र पर खतरा मंडरा रहा हो तो उसके सामने क्या विकल्प होते हैं। तो हम 3 विकल्पों के बारे में समझे हुए हैं इस चीज को। तो परंपरागत सुरक्षा को, उसकी परिभाषा भी आप अच्छे से दिमाग में रखिएगा, भी परंपरागत सुरक्षा क्या है। तो ये अच्छा प्रश्न है आपका। आगे बात करें इस चैप्टर का 5वां इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परंपरागत और अपारंपरिक या अपरंपरागत सुरक्षा में क्या अंतर है और गठबंधनों का निर्माण करना और उनको बनाए रखना इनमें से किस कोटि में आता है, ये भी आपको बताना है। तो बहुत प्यारा प्रश्न है ये, तो डिफरेंस के रूप में भी आपसे पूछा जा सकता है। और इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस चैप्टर का, कि तीसरी दुनिया के देशों और विकसित देशों की जनता के सामने मौजूद खतरों में क्या अंतर है। तीसरी दुनिया के देश और विकसित देश, उनके बीच खतरों को लेकर क्या अंतर है। तीसरी दुनिया आप समझ गए, अपना एशिया अफ्रीका वाले जो नव स्वतंत्र देश थे, जो उपनिवेशिक देश जो आज़ाद हुए, उनकी बात की जाती है। तो उनसे जुड़ा हुआ प्रश्न है, ज्ञानोपयोग आधारित प्रश्न है। 7वां प्रश्न देखिएगा इस चैप्टर का, कि आतंकवाद सुरक्षा के लिए परंपरागत खतरे की श्रेणी में आता है या अपरंपरागत श्रेणी के अंतर्गत आता है, उल्लेख करना है किसमें आता है और थोड़ा सा उसके बारे में आपको बताना है इस प्रश्न के अंदर। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस चैप्टर का 8वां, कि सैन्य गठबंधन के क्या उद्देश्य होते हैं जब सैन्य गठबंधन किया जाता है, और किसी ऐसे सैन्य गठबंधन का नाम बताइए जो अभी भी मौजूद है। जैसे नाटो संगठन की बात आती है, तो ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है इसके अंतर्गत। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस चैप्टर का, कि पर्यावरण के तेजी से हो रहे नुकसान से देशों की सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा हो गया है, क्या आप इस कथन से सहमत है। उदाहरण देकर अपने तर्कों की पुष्टि कीजिए। तो एक उदाहरण आप जरूर इसके अंतर्गत तैयार कर लें, क्योंकि 2 नंबर के प्रश्न में अगर आए तो एक एग्जाम्पल तो कम से कम हम इसमें लिख सकें। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस चैप्टर का, कि देशों के सामने फिलहाल जो खतरे मौजूद है उनमें परमाणविक हथियार का सुरक्षा अथवा अपरोध के लिए बड़ा सीमित उपयोग रह गया है, इस कथन का विस्तार कीजिए। तो थोड़ा बहुत ही इसके बारे में मेन बातें आपको बतानी है। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ 2 नंबर के हिसाब से बताना है, तो 4, 5, 7 लाइनों में आप अपने उत्तर को कंप्लीट करने की कोशिश करें। बहुत ज़्यादा बड़ा उत्तर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर से 2-2 नंबर के हिसाब से प्रश्न आने की संभावना है। 11वां इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि एशिया और अफ्रीका के नव स्वतंत्र देशों के सामने सुरक्षा की चुनौतियां यूरोपीय देशों के मुकाबले किन मायनों में विशिष्ट थी। तो एक तरीके से जो हमने पहले प्रश्न किया है तीसरी दुनिया और उसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है, तो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा इस प्रश्न को, उत्तर भी वहीं से आपको प्राप्त हो ही जाएगा। 12वां प्रश्न है कि मानवाधिकारों की कितनी कोटियों में रखा गया है, लिखिए। तो 3 कोटियां हैं, आप तीनों के नाम ही तो याद रखने हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है, 2 नंबर में आएगा तो कोई 2 कोटि आपसे पूछी जा सकती है। तो इस प्रकार से इस 7वें चैप्टर में आपको 2-2 नंबर के हिसाब से इन 12 प्रश्नों को अच्छे से तैयार है वो करना है। चलिए अब पहुंचते हैं हम अपने पाठ्यक्रमानुसार तीसरे और 8वें चैप्टर के ऊपर। अध्याय है अपना 8वां फर्स्ट बुक का पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। पहले तो इसके ब्लूप्रिंट को समझ लें भी ये चैप्टर कितने नंबर का है। तो आपको बताना चाहूं ये चैप्टर आपके टोटल 6 नंबर का है 2022 की बोर्ड परीक्षा के लिए। इसमें एक प्रश्न 1 नंबर का,
एक प्रश्न 2 नंबर का और एक प्रश्न है वो 3 नंबर का आएगा। एक बार पुनः बता दूं, 1 नंबर के प्रश्नों में कोई अथवा नहीं मिलेगा, 2 नंबर के प्रश्नों में कोई अथवा नहीं मिलेगा, 3 या 4 नंबर के जितने भी प्रश्न पेपर में पूछे जाएंगे उन सब में अथवा मिलेगा, यानी 2 प्रश्न मिलेंगे और 2 में से कोई एक करना होगा। तो इस चैप्टर में हमें बड़े प्रश्नों की बात करें तो 2 और 3 नंबरों के हिसाब से इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं वो तैयार करने हैं, क्योंकि हमारी इस कैप्सूल सीरीज का जो मेन उद्देश्य है वो यही है भी बड़े प्रश्न यानी 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर के हिसाब से कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं 2022 की बोर्ड परीक्षा के लिए, उन्हीं को जानना के लिए ये स्टार्ट कर रखी है। तो 2 और 3 नंबर के लिए इस चैप्टर के कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए उनकी बात कर लेते हैं। बहुत प्यारे प्रश्न है। पहला प्रश्न, आप पर्यावरण आंदोलन के स्वयं सेवक के रूप में किन 2 कदमों को उठाना पसंद करेंगे, उनके बारे में लिखना है। तो ये एक अच्छा प्रश्न है इस चैप्टर का। अपने जो वीडियो नोट्स हैं उसके अंदर भी ये सभी बातें क्लियर की गई है। अगर आप वीडियो को अच्छे से सुनेंगे, नोट कर लेंगे तो बहुत फ़ायदा मिलेगा। और पीडीएफ उनकी है वो भी मैं कल तक या परसों तक है वो डाल दूंगा वहाँ पर, जैसे ही वो सेकंड पार्ट उसका पूरा हो जाता है। दूसरा प्रश्न इसका इंपॉर्टेंट है कि ओजोन परत में छेद होने से पारिस्थितिकी तंत्र पर कौन से 2 प्रभाव पड़ेंगे, ये बताना है। तो जहां 2 बातें पूछ ली जाती है तो इसका मतलब हम 2 नंबर के हिसाब से उस प्रश्न को तैयार करेंगे। तो ओजोन परत में छेद होने वाले से क्या प्रभाव पड़ता है वो बातें इसके अंदर लिखनी है। तीसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत के जिम्मेदार नागरिक के रूप में आप पर्यावरण की सुरक्षा के लिए किन 2 उपायों को सुझाना पसंद करेंगे। ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि वही बोध और ज्ञानोपयोग आधारित प्रश्न है, तो डायरेक्ट नहीं, थोड़ा सा घुमा फिरा के आपको अपनी बातें लिखनी होगी। चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाता है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है इनके उत्तर लिखने में। चौथा इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस चैप्टर का, वो है खनिज उद्योग पर्यावरण को हानि पहुंचाता है, कैसे, और कोई 2 कारण लिखिए। तो 2 कारण बताने हैं जिससे हम ये बता सकें भी खनिज उद्योग पर्यावरण को हानि है वो पहुंचा रहा है। तो चौथा ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इंपॉर्टेंट ही कर रहे हैं भी सारे, तो इनको तो तैयार करें। बहुत प्रश्न बनते हैं, लेकिन अब बात यह है भी टाइम कम है, तो हमें सबसे पहले किन इंपॉर्टेंट प्रश्नों को ही तैयार करना है। 5वां इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आपके दृष्टिकोण से क्योटो प्रोटोकॉल से विश्व को होने वाले लाभ की व्याख्या कीजिए। तो 2 या 3 नंबर के हिसाब से इस प्रश्न को तैयार कीजिएगा भी क्योटो प्रोटोकॉल से विश्व को कौन से लाभ होने की संभावना रहती है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस चैप्टर का 6वां, वो देखिएगा, साझी संपदा से क्या अभिप्राय है। आपको बता चुके हैं भी जिस पर किसी एक देश का नहीं हो, सबका बराबर अधिकार हो, आप इनमें से किन क्षेत्रों को सम्मिलित करेंगे, ये बातें इसके अंतर्गत लिखनी है। आप साझी संपदा वाले में वैश्विक संपदा की जो बातें की गई है वही एग्जाम्पल आप इसके अंदर देंगे तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि साझी संपदा, वरना आप वो चूल्हे वाली बातें, वो मैदान, वो भी आप इसमें लिख सकते हो, या दोनों बातें भी आप इसके अंदर क्लियर कर सकते हो। तो 6वां प्रश्न हो गया इंपॉर्टेंट। 7वां प्रश्न देखिएगा, पर्यावरण सुरक्षा हेतु भारत द्वारा किए गए किन्हीं 3 प्रयासों का उल्लेख कीजिए। तो इसका मतलब हम 3 नंबर वाले हिसाब से इस प्रश्न को तैयार कर रहे हैं भी 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पर साइन कर लिए, वो सारी बातें हम कर चुके हैं उनके बारे में, उत्तरों के बारे में। 8वां इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस चैप्टर का, वो है रियो सम्मेलन के क्या परिणाम हुए। बहुत अच्छा प्रश्न है, आप कम से कम 2-4 परिणाम हैं वो उसको अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। एजेंडा 21 की टिकाऊ विकास, ये सारी बातें इसके अंतर्गत आती हैं। 8वां और 9वां प्रश्न देखिए इंपॉर्टेंट, विश्व की साझी विरासत का क्या अर्थ है, इसका दोहन और प्रदूषण कैसे होता है। ये भी हम अच्छे से इसके आंसर पर बात है वो अपने वीडियो नोट्स में कर चुके हैं। 9वां इंपॉर्टेंट प्रश्न। 10वां देखिएगा प्रश्न, वो है कि साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों से क्या अभिप्राय है। यही ऊपर प्रश्न आ गया, आधा तो वही है। हम इस विचार को कैसे लागू कर सकते हैं, इसके ऊपर भी बात की गई है भी किस प्रकार से विकसित और विकासशील देशों का क्या इसमें रोल हो सकता है, वो बातें इसमें लिखनी होती है। 11वां प्रश्न देखिएगा इस चैप्टर का, कि वैश्विक पर्यावरण की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे 1990 के दशक से विभिन्न देशों के प्राथमिक सरोकार क्यों बन गए हैं। बहुत प्यारा प्रश्न है। 1990 पूछ ले, चाहे यहां पर 1960 लिखा आ जाए, उत्तर की वही बातें रहेंगी जो हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में क्लियर की थी। तो वैश्विक पर्यावरण की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे जो 1990 के दशक से या 1960 आ जाए थे, विभिन्न देशों के लिए प्राथमिक सरोकार क्यों बन गए हैं। और उसके बाद इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं
कि पृथ्वी को बचाने के लिए जरूरी है कि विभिन्न देश सुलह और सहकार की नीति अपनाएं। पर्यावरण के सवाल पर उत्तरी और दक्षिणी देशों के बीच जारी वार्ताओं की रोशनी में इस कथन की पुष्टि है वो कीजिएगा। तो 3 नंबर वाले प्रश्न के हिसाब से आपको ये चैप्टर है, ये प्रश्न है वो तैयार करना है। तो इस प्रकार से इस 8वें चैप्टर के अंदर आपको टोटल ये 12 क्वेश्चन हैं, वो सबसे पहले अच्छे से इनको आपको तैयार है वो करना है। तो ये थे अपने पॉलिटिकल साइंस की कैप्सूल धमाका सीरीज, जिसमें हमने आपके सिलेबस में 2022 बोर्ड के अंदर राजस्थान के हिसाब से बात करूं तो जो चैप्टर आपके सिलेबस में थे उनके चैप्टर के ब्लूप्रिंट को समझा और उस ब्लूप्रिंट के साथ हमने 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर के कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उन सभी की बात हमने कर ली है। तो इसके साथ अपनी ये धमाका सीरीज जो पॉलिटिकल साइंस के बड़े प्रश्नों को लेकर थी वो आज अपनी पूरी हो जाती है। उम्मीद करता हूं आप सब बच्चे इनको बहुत अच्छे से हैं, इन क्वेश्चनों को तैयार हैं वो कर लेंगे। अब बात आती है फिर हम 1-1 नंबर वाले जो प्रश्न हैं, क्योंकि खूब सारे प्रश्न आने हैं 1-1 नंबर के, तो उसमें ऑब्जेक्टिव भी आने हैं, उसमें आपके रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन भी आने हैं, 1 लाइनर वाले भी आने हैं। तो अब हम आगे जाकर उनकी सीरीज़ है वो स्टार्ट करेंगे, कुछ बूस्टर उसका भी आपको हम जरूर है वो देंगे। तो तब तक आप इन बड़े प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूं आप सब बच्चों की तैयारी है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। बहुत जल्द सुखद समाचार आपको मिलेगा भी बोर्ड परीक्षा है वो राजस्थान में कब से शुरू हो रही है। उम्मीद करता हूं भी होली के बाद आपकी बोर्ड की परीक्षाएं हैं वो स्टार्ट हो जाएगी। बाकी विभागीय जो भी आदेश आएगा, जैसे ही कोई सूचना आएगी मैं आपको जरूर अवगत उसके बारे में करवाऊंगा। मैं हमेशा कहता हूं जो ऑथेंटिक बात होगी, जो विभागीय बात आएगी, वही मैं आपसे शेयर है वो करूंगा वीडियो के माध्यम से। बाकी यही है, आपके पास अभी जो लगभग 1 महीने का टाइम है, आप अच्छे से अपने सिलेबस को बार बार रिवाइज है वो कीजिएगा। चलिएगा फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत।